नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। साल 2023 विधानसभा चुनाव से पहले हर दल आदिवासी बहुल बस्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। भाजपा बस्तर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर कर सरकार पर धर्मांतरण और अधूरे विकास को लेकर निशाना साध रही है। तो सत्ता पक्ष के मुताबिक भाजपा का ये दिखावा केवल वोट बैंक के लिए है। कांग्रेस का दावा है कि बस्तर के विकास के लिए सरकार ने कम वक्त में ही कई योजनाएं और कदम उठाए हैं। बस्तर किसका साथ देगा, ये तो बाद में तय होगा। फिलहाल सवाल ये है, क्या भाजपा चिंतन शिविर के जरिए बस्तर के आदिवासियों को साधने की सही रणनीति बना पाएगी? वो यही है कि वो 15 साल के कुशासन के बारे में चर्चा हो रही है। रमन सिंह को घेरा जा रहा है। रमन सिंह के शासनकाल को कटघरे में खड़ा किया गया है। उसी में धर्मांतरण की बात भी आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितने भी चर्च बने हैं वो आंकड़े उठा के देख लीजिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर में भाजपा के चिंतन शिविर पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी को उनका 15 साल का शासनकाल याद दिलाया और धर्मांतरण के मुद्दे पर मुखर होते विपक्ष पर जमकर पलटवार किया। दरअसल इन दिनों छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए विपक्षी दल भाजपा धर्मांतरण समेत सरकार को अधूरे वायदों की याद दिलाकर सक्रिय नजर आ रही है। भाजपा ने 2023 की तैयारी की शुरुआत बस्तर में चिंतन शिविर से कर दी है। वजह राज्य की 29 एसटी यानी आदिवासी बहुल विधानसभा सीटें। जिस भी दल को आदिवासी सीटों पर समर्थन मिलेगा वो छत्तीसगढ़ में सत्ता के करीब पहुंचेगा। 2003 में भाजपा को अनुसूचित जनजाति की 23 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। 2008 में भाजपा 19 सीटें जीत पाई। फिर 2013 में बीजेपी को 11 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2018 में पासा पूरी तरह से पलट गया। कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति संबंधी 29 में से 27 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर प्रदेश में सत्ता हासिल की। बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में से 11 सीटें एसटी आरक्षित हैं, जहां पहले भाजपा का दबदबा हुआ करता था। लेकिन मौजूदा वक्त में बस्तर की 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस काबिज है। भाजपा की सबसे बड़ी चिंता यही है, इसीलिए वो बस्तर में एक बार फिर जनता का साथ ढूंढने के लिए मंथन कर रही है। इसी मकसद से पार्टी ने 3 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत बस्तर से की। चिंतन शिविर में छत्तीसगढ़ भाजपा के सभी कद्दावर नेताओं के साथ साथ भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी शामिल हुई। शिविर में भाजपा ने मौजूदा दौर में बस्तर में धर्मांतरण को गंभीर मुद्दा बताते हुए सरकार को घेरा। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्रों में विकास और उनके अधिकारों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। इधर कांग्रेस नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा को 15 साल तक आदिवासियों की चिंता नहीं हुई। आज सत्ता में वापसी के लिए वो फिर बस्तर में शिविर आयोजित करने का दिखावा कर रही है। तो हमें साफ साफ पता चलेगा कि जो वादा करते कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई उसे निभाए ही नहीं। छत्तीसगढ़ के हर एक वर्ग को धोखा देते हुए, यानी कि वो झूठ बोले, सत्ता में आए और न निभाकर यहाँ के लोगों को धोखा कर रहे हैं। इस वजह से कितने वादे पूरे किए और 2.5 साल निकल गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब तो जनता सवाल पूछ रही है कि जवाब तो देना पड़ेगा उपेश जी। जनता सवाल पूछेगी और ये सवाल पूरे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है। विकास के सारे काम ठप हैं, कोई डेवलपमेंट के काम छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहे हैं। आदिवासी लोगों को इनके नाम 15 साल में इतना उपेक्षा हुआ है। 700 गांव खाली हुआ है, आंध्रा पालन किए हैं, इनको क्या माफ करेंगे? इसलिए कितना भी चिंतन शिविर करे, बस्तर के लोग अभी समझ चुके हैं, इनके बारे में आने वाला नहीं है। साफ है, सत्ता तक पहुंचने के लिए बस्तर का साथ बेहद जरूरी है। तभी कांग्रेस ने प्रदेश विकास को देश तक पहुंचाने के लिए राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे की शुरुआत बस्तर से रखी है। कांग्रेस बस्तर में किसानों की जमीन वापसी, तेंदुपत्ता की 4000 प्रति मानक बोरा खरीदी, 52 प्रकार के लघु वनोपज की न्यूनतम मूल्य पर खरीदी जैसे सरकार के फैसलों के जरिए बस्तर का विकास करने का दावा करती है, तो भाजपा धर्मांतरण और आदिवासी अधिकारों के मुद्दे पर बस्तर का साथ चाहती है। सवाल ये, किसकी रणनीति ज्यादा कारगर रहेगी? और उससे भी बड़ा सवाल ये, अपने अधिकारों को लेकर लामबंद होता बस्तर का आदिवासी किसे समर्थन देगा? जगदलपुर से नरेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।
तो चिंतन शिविर के बहाने जो आदिवासियों को अपनी ओर करने का प्रयास हो रहा है और रमन सिंह ने जिस तरह से राज्य सरकार पर हमला बोला है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए थोड़ी तो चिंता होगी। कितनी चिंता कांग्रेस को है और भाजपा को कितना फ़ायदा मिलेगा, सारी बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। कांकेर से कांग्रेस के विधायक और संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी जी हैं। सोरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी से श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, जो पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। क्योंकि भाजपा के चिंतन शिविर की बात है और भाजपा के लिए, जैसे कि कांग्रेस के नेताओं का कहना भी है कि भाजपा का चिंतन शिविर नहीं, चिंता शिविर है। तो ये चिंता शिविर है कि चिंतन शिविर है, और भारतीय जनता पार्टी बस्तर से क्यों करना चाह रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड रहा, जब अजीत जोगी जी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की कवायद कर रही थी, तो उस समय उन्होंने प्रदेश के 3 ऐसे स्थान थे जहां से उन्होंने एक तरह से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी, जिसमें बमलेश्वरी, माँ बमलेश्वरी के धाम से उन्होंने शुरू किया था, दंतेश्वरी शुरू किया था, और बिलासपुर रतनपुर से उन्होंने एक परिवर्तन यात्रा जैसी शुरुआत की थी। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह जब सीएम रहे हैं तो उन्होंने पहली जो विकास यात्रा निकाली वो माँ दंतेश्वरी के स्थान से निकाली, और उसके बाद एक ट्रेंड रहा जो लगातार वो वहाँ से यात्राएं निकालते रहे। लेकिन ग्राफ देखें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी इलाकों पर कम होता गया। पहले 23 सीटें जीते, फिर उसके बाद 19, फिर 11 और फिर 2 पर आ गए। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो सिमटती रही केवल मैदानी क्षेत्रों से, उनको मैदानी क्षेत्र की जो 2 आदिवासी सीट थी वहाँ उनको सफलता मिली। राजनांदगांव, पुराना दुर्ग जिला जो बालोद अब जिला है, वहाँ पर उनको सफलता नहीं मिली। यही हाल उनका धमतरी में भी रहा। अब भारतीय जनता पार्टी कैसे कोशिश कर रही है, इस कोशिश की क्या उसको रिजल्ट मिलने वाला है, सारी बातों पर चर्चा होगी। श्रीचंद जी, आपकी पार्टी ने बस्तर को ही क्यों चुना, पहला सवाल ये। और दूसरा, जो आप बोल रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है, उनके जो अधिकार हैं उसमें कटौती की जा रही है, जबकि जो कांग्रेस सरकार है उसने जो वादे किए थे आदिवासियों से, अभी शहर तक नहीं आ रहा हूँ, नहीं तो शराबबंदी और दूसरी बातों पे बात शुरू हो जाएगी। यहाँ तक वनोपज की बात है, जैसे कांग्रेस सरकार का कहना है कि पहले केवल 3 वनोपज का एमएसपी मिलता था, 52 का मिलने लगा है। जो लोहंडीगुड़ा की ज़मीन का मुद्दा था वो उनको एड्रेस किया गया है। नगर नार संयंत्र के बारे में सरकार का कहना है कि हम चला लेंगे यदि उसका निजीकरण होता है तो। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो सरकार कर रही है। इस बीच में आप अपने लिए कहाँ जगह देखते हैं, और आपकी पार्टी ने जिन नेताओं को नहीं बुलाया है उसके मायने क्या हैं? देखिए डॉक्टर सिरीज जी, बस्तर से भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव की तैयारी शुरू कर रही है। ये चिंतन शिविर के मामले में कांग्रेस भले इसको हमारे लिए चिंता का शिविर बताए, लेकिन वास्तविक में ये चिंतन शिविर कांग्रेस के लिए चिंता का शिविर बन गया है। क्योंकि जब बस्तर में चिंतन शिविर हुआ है और कहीं न कहीं वहां से शुभ संकेत निकल के आए हैं। और अगर हम देखें मध्य प्रदेश के जमाने से मैं बात करूं या छत्तीसगढ़ बनने के बाद अगर 2018 के चुनाव को हम साइड में रख लें तो लगातार आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा है। बढ़ चढ़कर वादे किए गए, ये कितनी भी बड़ी बातें करें, लेकिन तेंदू पत्ता तोड़ने वालों को हम अलग से लाभांश देते थे और उनके स्कॉलरशिप बच्चों का देते थे। ये सारी चीजें बंद हो गई। इन्होंने एक कुछ रेट बढ़ा के उनका दे दिया तो सोचते हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया। लौंडीगुड़ा की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने तो वो जमीन कभी आदिवासियों को बेदखल नहीं किया। वहां अगर कारखाना नहीं लगा तो हमने किस किसान से जमीन छीनी क्या, या किसान के अधिकार को छीना क्या? वहां पे खेती किसानी किसकी हो रही थी पता लगा ले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में भी कौन वहां किसानी कर रहे थे। ये तो सिर्फ आदिवासियों को भुलावे में रखने की बात है। धर्म परिवर्तन के नाम पे आज अगर हम देखें तो इन्हीं के जिलाधीश ने सरकार को एक पत्र लिखा कि बड़े पैमाने पे धर्मांतरण हो रहा है। न कि बस्तर, पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण फैल रहा है और कहीं न कहीं धर्मांतरण एक बहुत बड़ा आने वाले चुनाव का बड़ा इशू होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस चिंतन शिविर से हड़बड़ा गई है।
कहीं न कहीं चिंता में आ गई है। वो चाहे ताबड़तोड़ जाके राहुल गांधी जी को निमंत्रण देके बस्तर बुला रहे, वो अब कितना भी बस्तर किसी को बुला ले, सोनिया जी आ जाए, राहुल जी आ जाए, पूरी प्रदेश की सरकार वहां पे बैठ जाए जाके, लेकिन बस्तर का आदिवासी, सरगुजा का आदिवासी अब इनके बुलावे में नहीं आने वाला। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से खड़ा है, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया है कि गरीबों का विकास, आदिवासियों का विकास और बस्तर का विकास, सरगुजा का विकास भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही सुरक्षित है। आज नक्सलियों के शिकार हो रहे हैं आदिवासी, ग्रामीणों को शिकार कर रहे हैं जी, जिसकी बहुत जानकारियां बाहर नहीं आ पाती, लेकिन वास्तविक जी आपने कहा धर्मांतरण एक मुद्दा बनने जा रहा है या आप उसको मुद्दा बनाने जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, चूंकि आपने ही कहा कि वहां के जो कलेक्टर ने नहीं, वहां के एसपी ने जो पत्र लिखा था, बहुत बड़ा विषय हो गया है धर्मांतरण को लेकर, जो वहां के एसपी ने पत्र लिखा था अपने थानेदारों को, उस पत्र के कारण ही क्या आपकी पार्टी को लगता है कि बस्तर वो भूमि हो सकती है जहां से हम अपनी पार्टी को रिवाइव कर सकते हैं? और यदि आप कह रहे हैं कि आदिवासियों के साथ भुलावा हुआ है इस सरकार के समय, या 2018 के चुनाव की बात कर लें कि उनके घोषणा पत्र के छलावे में आकर लोगों ने उनको वोट किया, तो आप ये बताइए कि पहले आपके पास 23 सीटें थी, फिर 19 हुई, फिर 11 हुई, ये फिर डिक्रीजिंग क्यों हुआ? यदि आप आदिवासियों के लिए इतना सब कुछ कर रहे थे तो लगातार बस्तर में और सरगुजा में आपकी पार्टी की सीटें कम क्यों हो रही थी? और आप ये बता दीजिए कि 11 सीटें जो बस्तर की आदिवासी सीटें हैं, उसमें से कौन सी 3 सीटें हैं जो आप निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं? हम इस बार 3 सीटों की बात नहीं कर रहे हैं हम डॉक्टर श्री जी, हम 12 में से 12 जीतने का प्रयास करेंगे। हम 12 में 12, हम तो एक बार 11 सीटें जीत चुके हैं और हम बस्तर में हमारा जनाधार रहा है। हम जब पूरे छत्तीसगढ़, जब मध्य प्रदेश के साथ था, अन्य क्षेत्रों में हार जाते थे, लेकिन बस्तर हमारा साथ देता रहा है। अगर हम पिछले सारे अनुभवों को लें तो बस्तर का आदिवासी मूलतः भाजपा के साथ दिखा है और दिखेगा। और निश्चित रूप से हम 2018 के चुनाव को एक एक्सीडेंटल चुनाव मानते हैं कि लोगों ने बुलावे में आके बस्तर ही नहीं, पूरे प्रदेश में, यहां तक कि शहरी इलाकों में भी जहां परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की सीटें रही है, वहां भी कांग्रेस सीट जीतने में सफल हुई। तो ये 70 सीट का जो इनको नशा है, मदमस्त हाथी पे सवार होकर जो छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आप मैं नहीं जाना चाहता शहरी मुद्दों पे, आपने पहले ही कह दिया कि शराब के मुद्दे पे अपने को नहीं उलझाना है आज के डिबेट को, तो इन्होंने पूरे प्रदेश के लोगों को बुलावे में ही तो रखा, किसानों को बुलावे में रखा, मजदूरों को बुलावे में रखा है। किस वर्ग को इन्होंने संतुष्ट किया? कहीं पे भी कोई आपने कहा कि लोहंडी गोड़ा में कोई किसान की जमीन छीनी नहीं गई, एकदम बात सही है, उनको मुआवजा दिया गया। तो फिर आंदोलन कौन लोग कर रहे थे? फिर कांग्रेस ने इसको मुद्दा क्यों बनाया और फिर कांग्रेस को इस मुद्दे पर वोट क्यों मिला? देखिए डॉक्टर श्री जी, अगर आज आदिवासी विकास परिषद आंदोलन पे शुरू करने जा रही है, आदिवासी विकास परिषद अगर भूपेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने जा रही है, तो भूपेश बघेल को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां पड़ी कि आदिवासी विकास परिषद उनके खिलाफ खड़ी हो गई। सर्व आदिवासी समाज कहीं न कहीं उनके हितों को नुकसान पहुंचाने का, सर्व आदिवासी समाज, और वो जो सर्व आदिवासी समाज के जो मुखिया हैं वो आपकी पार्टी के ही पहले नेता थे। आदिवासी ठगा महसूस कर। चलिए शिशुपाल सोनी निश्चित रहे होंगे हमारे पार्टी के नेता, वो आज अगर सर्व आदिवासी समाज का नेतृत्व कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आज सर्व आदिवासी समाज इनके विरोध में तो खड़ा हो गया है ना। आखिर आदिवासियों की जो बड़े बड़े दावे भूपेश बघेल सरकार कर रही थी, वहीं से तो खोखले साबित हो रहे सर्व आदिवासी समाज के कारण। चलिए, पर एक सवाल ऐसा है, उसका चिंतन शिविर से सीधा संबंध तो नहीं है, लेकिन जब 2003 में आप अजीत जोगी जी के खिलाफ आंदोलन कर रही थी आपकी पार्टी, तब आपकी पार्टी के जो नेता थे, जो खास तौर पर अजीत जोगी जी का विरोध कर रहे थे, कांग्रेस सरकार का विरोध कर रहे थे, तो उस समय आपकी पार्टी ने एक ऐसी लीडरशिप तैयार की थी जिसकी उम्र करीब 40 से 50 के बीच रही होगी, जो आपने लीडरशिप तैयार की थी जोगी सरकार से लड़ने के लिए। और अभी की आपकी जो लीडरशिप है वो सब 60+ है। छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के सीएम हैं भूपेश बघेल जी, वो 60 टच कर रहे हैं।
तो आपकी पार्टी में उम्र के हिसाब से भी कुछ ऐसी लीडरशिप सामने लाने का प्रयास होगा क्या इस चिंतन शिविर के माध्यम से, या पुराने वही चेहरे होंगे? जैसा कि मीडिया में खबरें हैं, जो रिपोर्टर्स बताते हैं कि इस बात पे चर्चा हो रही कि जो 15 साल का शासन था, जो पहले से जो चेहरे थे लगातार उन्हीं चेहरों के खिलाफ आपकी पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी बात कर रहे हैं कि ये चेहरे बदलने चाहिए। ऐसी भी कोई स्थिति है क्या? देखिए डॉक्टर सुरेश जी, निश्चित रूप से ये राजनीतिक घटनाक्रम होता है। कहीं न कहीं पुराने लोगों का अनुभव और नए लोगों का जोश दोनों मिलकर संघर्ष करेंगे हम इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार को हटाने के लिए। तो ये पार्टी की रणनीति है। हर बार 25-30%, 35% लोगों को, नए लोगों को अवसर देती है पार्टी, और इस बार भी देगी। चलिए, शिशुपाल सौरी जी भी हैं। सौरी जी, आप कांकेर से आते हैं और बस्तर की बहुत अच्छी समझ भी रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो चिंतन शिविर है, बहुत सिलेक्टेड लोगों को बुलाया है, 60 लोगों को बुलाया है। इसका साफ तौर पर मतलब है कि इनमें से ही कहीं लीडरशिप को तलाशने का प्रयास हो रहा है, मुद्दों को तलाशने का प्रयास हो रहा है। आपकी पार्टी के लिए कितना चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि आप अपने ऑप्टिमम पर हैं। जितनी भी आदिवासी सीट हैं प्रदेश में, 29 सीट हैं, तो उसमें से आपके पास 27 हैं, और सामान्य की भी 2 सीटें हैं जो आदिवासी आपके नेता जीत कर आए हैं, चाहे कटघोरा की बात करें चाहे प्रेमनगर की बात करें। तो आपकी पार्टी के पास 29 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? शिरीष जी, जहां तक ये जो चुनौती की बात है, भारतीय जनता पार्टी को हम बिल्कुल चुनौती नहीं मानते। हमारे लिए जो चुनौती है वो हमारे जो विश्वास हम जो जनता में अर्जित कर रहे हैं, और हमको काफी हद तक सफलताएं मिल रही है, उसी का परिणाम है कि 29 में से 27 सीटें जो अनुसूचित जनजाति की हमको 18 के चुनाव में मिले थे, और 2 सीट जिसका आपने उल्लेख किया वहां से 31 सीटों पे हम लोगों ने पाई थी। तो ये तो कहीं है ही नहीं। और जिस हिसाब से अभी आपने सृजन सुंदरानी जी का मैं बात सुन रहा था, तेंदुपत्ता की बात 250 दे रहे थे, हम 4000 दे रहे हैं प्रति मानक बोरा। इसके अलावा उन्होंने एक बात गलत कही कि ये जो उनके बच्चों को स्टाइपेंड मिलता है, और जो पढ़ने वाले जो टैलेंटेड अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं, हर तरह के उनके सालाना बनना हुआ है स्कॉलरशिप, ये आज भी जारी है और कुछ बढ़े हुए दरों पे जारी है। अब एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो पेंशन स्कीम है इन्होंने बंद कर दी थी। उन तेंदुपत्ता संग्राहकों को जिनका किसी न किसी हादसे में या किसी तरह का अगर दुर्घटना में उनकी मृत्यु या ये अपंग हो जाते हैं, तो इसके लिए सारी की सारी व्यवस्था इन्होंने खत्म कर दी। और हमने महेंद्र कर्मा जी के नाम से तेंदुपत्ता संग्रह सामाजिक सुरक्षा स्कीम हम लाए हैं और उस राशि को बढ़ा दिए हैं। तो हमारी पूरा फोकस जो है आदिवासी क्षेत्रों में है। हमारे वो भाई बहन हैं जो वनोपज पे आधारित काम कर रहे हैं, और इसीलिए हमने वनोपज के जितने प्रोसेसिंग यूनिट है वो ला रहे हैं, चाहे हर्रा हो, बेरा हो, आंवला हो। तो ये ज्यादा से ज्यादा लाभ हमको वहां से मिले, लोगों के जेब में पैसे जाए। और इन्होंने सिर्फ सड़क बनाने का, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने का, हाँ मैं मानता हूं कि सड़क वहां की आवश्यकता है, किंतु इन्होंने केवल उससे भ्रष्टाचार किया। उस सीधे पैसे जब तक हमारे बस्तर वासियों के पास नहीं जाएगा, उस अंतिम आदमी तक नहीं पहुंचेगा, उससे एक समस्या का हल नहीं होने वाला है। क्योंकि बस्तर को समझने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि बस्तर में एक ऐसी संस्कृति है कि वो भले थोड़ा सा अभाव में रहे पर एक सुखमय जिंदगी, खुशहाल जिंदगी जीने के आदी है। इसीलिए इनकी जो संस्कृति का हिस्सा ही खुशहाल, जब हंसते हैं, गाते हैं। आज वहां कितने गोटूल और कितने देवगुड़ी चल रहे हैं। हमारी सरकार ने अभी इतने सारे देवगुड़ियों को फिर से रिनोवेट कर रहे हैं। आपकी सरकार के कामों के बारे में हम कभी फिर चर्चा कर लेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के थ्रेड पर बात कर रहे हैं। शिशुपाल सौरी जी, श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ बने हुए हैं। सौरी जी, आप सरकार के विकास कार्यों को लेकर बता रहे थे कि सरकार ने अलग अलग वर्ग के लिए, खासतौर पर आदिवासी वर्ग के लिए क्या क्या किया है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक परेशानी है। और जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए कोई चुनौती नहीं है, ये कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है आपका?
नहीं, बिल्कुल नहीं है। और श्रीज जी, मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं कि 15 साल में इनके जो कुशासन हुए हैं, 700 से अधिक गांव उजड़ गए हैं, लाखों लोग पलायन कर गए हैं, 350 स्कूल बंद हो चुके थे, जिनको अभी हमने लगभग 100 से ज्यादा स्कूलों को हमने फिर से शुरू किया है। अगर कोरोना नहीं होता तो लगभग सारे स्कूल शुरू हो गए होते। इनके कार्यकाल में फर्जी मुठभेड़ इतने बड़े पैमाने पे हुए कि बस्तर की जनता इनको कभी माफ नहीं कर सकती। इन्होंने उस कार्यकाल में इतने लोगों को जेल में, निरपराध लोगों को नक्सली बताकर जेल में बंद कर दिए गए थे। उनको हम उनके हर केस को समीक्षा करके हम शो कर रहे हैं और लगभग 700-800 के लगभग वैसे जो निरपराध लोग थे उनको अपन ने किया है। तो विश्वास अर्जित करने का हमारा जो एक संकल्प है उसमें हम सफल होते जा रहे हैं। और ये स्ट्रेटजी हम धीरे धीरे करके नक्सली एरिया में भी जा रहे हैं। इनके जैसा हम आदिवासियों को मार के फर्जी मुठभेड़ करके नहीं जा रहे हैं। ये हमारी बस्तर की जनता के बारे में जो जानते हैं कि ये जिसको विश्वास करते हैं उसको दिलो जान से उस पे चाहते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, और जिससे वो दुश्मनी निभाते हैं वो भी दिलो जान से निभाते हैं। अब ये जो बीजेपी का उन्होंने जो वो किया है, यही कारण है कि वहां ना सांसद है ना विधायक है। सॉरी जी, एक छोटा सा सवाल, अभी नहीं, वर्षों तक जाना पड़ेगा। सॉरी जी, एक छोटा सा सवाल जी, यदि भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ती है या डॉक्टर रमन सिंह जी के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ती है, आपका फायदा नुकसान किस में ज्यादा है? जैसा मैंने पहले ही कहा, हम फायदा और नुकसान नहीं देखते, हम जनता की भलाई किस में होगा वो देखते हैं। मैंने पहले ही कहा कि खासकर बस्तर में बीजेपी कोई हमारे लिए चुनौती नहीं है। अगर चुनौती है तो हमको अपने जो वोट जो पहले कहीं किसी विधानसभा में कम मिले थे उसको हम और कैसे ज्यादा ले जाएं। चलिए, तो श्रीचंद सुंदरानी जी से एक छोटा सा हमने तो चिंतन शिविर कमेंट ले लेते हैं। चिंतन शिविर तो नहीं, सुंदरानी जी एक छोटा सा कमेंट आपका। वो अपना बताएंगे। 15 साल का जो शासन है आपका, वो आपके लिए कहीं भार तो नहीं बन रहा है? बहुत छोटा उत्तर चाहूंगा, कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो गया है। डॉक्टर श्री जी, 15 साल की सरकार की उपलब्धियां और इनकी विफलताएं दोनों का लाभ हमको मिलेगा। 15 साल में हमने विकास किया है इस प्रदेश। चलिए देखते हैं किसकी विफलता का, किसकी सफलता का जनता किस तरह से आकलन करती, किसको विकास मानती है और किसको विकास विरोधी मानती है, ये तो 2023 के चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक प्रयास कर रही है, बस्तर तक पहुंच गई है, पार्टी चिंतन कर रही है, इसलिए कांग्रेस को भी थोड़ा सा चिंता करने की जरूरत है। ये ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि चुनाव हमेशा चुनौती ही होते हैं। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।